Hi, so this is day 2 of 365 days of machine learning. So आज के वीडियो में हम देखेंगे AI वर्सेस ML वर्सेस DL. So AI की अगर बात की जाए तो AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन एंड प्रोग्राम. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ऐसी मशीन्स और ऐसे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं जो कि जिनकी इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लेवल्स की हो. जैसे ह्यूमन सोचते हैं, जैसे उनका इंटेलिजेंट सिस्टम है, सिमिलर इस तरह की मशीन्स हम बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह डिसीजन ले सके और इंसानों की तरह ही लाइक फील कर सकें, चीज़ों को महसूस कर सकें. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है? सो इंटेलिजेंस अगर बात की जाए तो इंटेलिजेंस में आता है कि पैटर्न रिकग्नाइजेशन, ठीक है. इसके अलावा कोडिंग आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है, लव इज़ ऑल्सो बिकम इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सैडनेस. सो ना तो हमारे पास अभी कोई लव की मैथमेटिकल इक्वेशन है, ना सैडनेस की है, ना क्रिएटिविटी की है. सो इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब कंप्यूटर जिस इंटेलिजेंस पे काम करता है वो है पैटर्न रिकग्नाइजेशन. सो हम जिस एआई पे काम कर रहे हैं वो है पैटर्न रिकग्नाइजेशन. ओवरऑल जितनी भी एआई है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब पैटर्न रिकग्नाइजेशन ही करती है. सो अभी आपको पता चल गया होगा कि पैटर्न रिकग्नाइजेशन इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे हम ह्यूमन अभी काम कर रहे हैं. हम ह्यूमन हमेशा से ही चाहते थे कि हम ऐसी मशीन बनाएं जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिनमें हो, जो हर एक काम को प्रॉपरली कर पाएँ. सो ये आइडिया अराउंड अबाउट 1915 से ही फ्लोट करना शुरू हो गया था. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बता देता हूँ, ठीक है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपको समझ में आ गया होगा. अब मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज़ अ एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. सो बेसिकली मशीन लर्निंग होती है हम मशीन्स को इस तरह ट्रेन करते हैं कि हमें उसके लिए कोड नहीं करना पड़े. हम जस्ट अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को देंगे, इनपुट फीचर्स को देंगे, आई मीन डाटा एंड उसका आंसर्स. लेट्स सपोज कि हमारे पास हमने 2 नंबर का सम करना है, 2 + 2 4. अब 4 + 4 8, 8 + 8 16. अब हम इस तरह का देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट नंबर मशीन प्रेडिक्ट करेगी वो होगा 32 + 32 = 64. या फिर अगर हम इस तरह से करते हैं कि 2 × 1, ये 2 आ गया, 2 × 2. अब मैं 2 का टेबल लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो गया. 2 × 3 कितना आ गया? 6 आ गया. 2 × 4 कितना होगा? 8 हो गया. अब ऑटोमेटिकली आपके माइंड ने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि 2 × 5 अगला नंबर 10 होगा. सो मशीन्स भी इसी तरह प्रीवियस डाटा की बेस पे आपको नेक्स्ट आउटपुट देती है. अब अगर इसकी बात करें तो इसको हम इनपुट बोलेंगे और ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है आंसर, इसको हम आउटपुट बोलेंगे. इनपुट को हम फीचर्स भी बोलते हैं, डाटा भी बोलते हैं, ठीक है. हम डिफरेंट चीज़ें बोल सकते हैं. अब आप जो मशीन लर्निंग है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ऊपर काम करती है. मेजरली ये अगर आप स्टैटिक्स आपको बहुत अच्छे से आती है, आई मीन स्टैट्स आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप बहुत अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं. सो होप यू गेट इट. अब आपने जब भी एआई, एमएल और डीएल देखा होगा तो आपको इस तरह का एक इमेजेस इंटरनेट के ऊपर सर्च मिली होगी जिसके सबसे ऊपर एआई, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग. अब एआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ली गई है और मशीन लर्निंग जो है वो एआई में जो हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी एक ब्रांच है. और जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, लाइक एक ब्रांच है. या आप ऐसा बोल सकते हो कि मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है. ये इसके अंडर आती है. अब अगर बात की जाए डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग जो है वो ह्यूमन ब्रेन की
ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, ह्यूमन ब्रेन्स की बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है सिमिलर उस तरह तो डीप लर्निंग वर्क नहीं करता, लेकिन इसका जो जो ह्यूमन ब्रेन का बायोलॉजिकल सेल होता है लाइक न्यूरॉन, ठीक है। इसी तरह डीप लर्निंग में एक 1957 में एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कॉन्सेप्ट आया था परसेप्ट्रॉन। अब जो परसेप्ट्रॉन जो बना था ना वो न्यूरॉन से काफ़ी सिमिलर था, इसलिए जो डीप लर्निंग है वो ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन बायोलॉजी से थोड़ा सा सिमिलर है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरह से डीप लर्निंग काम करता है। सो होप यू गेट दिस। अब हम फर्दर देखते हैं कि इंटेलिजेंस का मैंने आपको बता दिया, लाइक पजल, आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और एआई का आपको पता चल गया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब ये चीज़ें थीं 1918 में एक कंसेप्ट आया था सिंबॉलिक एआई, ठीक है। सिंबॉलिक एआई में ये होता था 1918 में काफ़ी फेमस था। उसमें ये होता था कि एक एक्सपर्ट बैठता था और वो कंडीशंस के थ्रू कोड लिखता था, इफ़ एल्स के थ्रू, मतलब इफ़ एल्स ये नहीं तो ये, उसके थ्रू वो एआई को जनरेट करते थे और लाइक ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बनाते थे जो ह्यूमन बिहेवियर को ह्यूमन बिहेवियर की तरह डिसीजन ले पाएँ, एक्सपर्ट हों। तो उसके कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जब हम ये फजी लॉजिक के ऊपर काम नहीं करता, जब आपके पास बहुत सारा लॉजिक हो, लाइक जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। लाइक अगर आपने कोई इमेज है उसको क्लासिफाई करना है कि उसके अंदर क्या है, लाइक ये कह लो कि उसके अंदर कैट है, डॉग है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर की इमेज है, ह्यूमन की इमेज है, तो वहाँ पे आपके एक्सपर्ट सिस्टम फेल कर जाएंगे। सो दैट्स वाई हम मशीन लर्निंग और फिर उसके बाद डीप लर्निंग की तरफ आए। सो होप यू अंडरस्टैंड। अब एक्सपर्ट सिस्टम में आप ये भी चीज़ कह सकते हो कि ये जो है इसलिए भी फेल कर देता है कि इमेज और जैसे वॉइस है, ये वॉइस के ऊपर भी, जैसे वॉइस रिकग्नाइजेशन ऐप्स होते हैं, ये उनके ऊपर भी काम नहीं कर रहा था ढंग से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर बात की जाए डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग की, तो डीप लर्निंग जो होता है ना वो डाटा रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। सो डीप लर्निंग रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो तब आपको डीप लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। एल्स जो मशीन लर्निंग है वो कम डाटा हो तो भी चल जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कम डाटा, तो आपने बोल दिया कितना कम डाटा। सो आई मीन अगर आपके पास रो और कॉलम में 1000 तक है या 1000 से ज़्यादा डाटा है तो वहाँ पे आप मशीन लर्निंग मॉडल लगा सकते हो। लेकिन डीप लर्निंग के लिए कम से कम जो आपके पास डाटा हो उसमें 1 लाख रोज़ होनी चाहिए, लाइक 1 लाख रोज़ का डाटा, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा डाटा चाहिए, 1 लाख रोज़ से लेकर 10 लाख रोज़ तक, ठीक है। अब डीप लर्निंग मॉडल लार्ज डाटा के ऊपर काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटेशनल पावर भी रिक्वायर्ड होती है। सो इसलिए उनको ट्रेनिंग टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, बिकॉज वो ज़्यादा डाटा के ऊपर ट्रेन होते हैं। एंड उसके लिए हमें GPUs रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अब CPUs जो हैं उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती। अब 2009 में जब NVIDIA ने अपने GPUs मतलब लॉन्च किए थे, लाइक तो उनमें NVIDIA इसके ऊपर काम कर रहा था 2009 में। अगर आपने NVIDIA का स्टॉक खरीदे होते तो अगर आप अभी आप रिच होते। तो अब NVIDIA सबसे पहले जब अपने ग्राफिक कार्ड बनाता था तो वो उसमें सिर्फ गेमिंग के लिए बनाता था। जितने भी गेमर्स हैं जस्ट वो खेलते थे ग्राफिक कार्ड लगा के, ताकि वो हाई एंड ग्राफिक्स चाहिए होते थे। फिर 2009 में एक 10 में एक रिसर्च हुई और उन्होंने बोला कि आप आपके पास ज़्यादा डाटा है तो आप GPU की हेल्प से उसको जल्दी जल्दी रेंडर कर सकते हो और पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू अचीव कर सकते हो। तो फिर उसके बाद अब ना सिर्फ
रिसर्चर्स यूज़ कर रहे थे बल्कि गेमर्स भी यूज़ कर रहे थे। सो दैट्स वाई इनविडिया का स्टॉक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया और उसमें उसने बहुत जिन्होंने उस टाइम पे उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत लाइक रेवेन्यू कमाया, आप जानते हो। एंड इसके अलावा अब अभी नीचे आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया कि अ बॉर्डर फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एम टू क्रिएट मैकेनिक्स दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे चैटबॉट है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी है, और गूगल की अलेक्सा है, इसके अलावा गूगल असिस्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे एआई के अंदर ही आ जाते हैं। ये जितनी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की जितनी भी एप्लीकेशन है ये एआई के अंदर ही आ जाती हैं। अब मशीन लर्निंग की अगर देखा जाए तो मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ एआई दैट अलो मैकेनिक्स टू लर्न फ्रॉम द डाटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो हम बिना कोडिंग के जस्ट हम डाटा देते हैं और उसके आउटपुट देते हैं और वो हमें एक प्रोग्राम जनरेट कर देता है, एक मॉडल डिज़ाइन क्रिएट करके दे देता है, और हमें एक्सप्लिसिटली कोई रूल्स नहीं लिखने पड़ते। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने स्पैम ईमेल स्पैम क्लासीफायर देखा होगा कि आपकी ईमेल स्पैम है या नहीं, तो अब कंपनीज जो हैं वो कोशिश करती हैं कि आपका ईमेल स्पैम नहीं हो। उसके लिए बहुत सारी वो एफर्ट्स करते हैं। आप इस तरह के नए नए ईमेल डिज़ाइन करते हैं जिससे ईमेल स्पैम में नहीं जाए बल्कि इनबॉक्स में जाए, सो दैट उनको फ़ायदा हो, उनकी मार्केटिंग हो, या वो जो जिस लिए आपको ईमेल भेज रहे हैं आप उसे देख पाओ और पढ़ पाओ। तो अब कल को ऐसा होता है कि मैं रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग से करता हूँ और उसका ये होता है कि मैं रूल लिखूंगा बैठ के कि अगर मेरी ईमेल के अंदर फ्री का वर्ड है या कैश का वर्ड है या यू वॉन इस तरह के वर्ड्स हैं तो 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो आप उसको स्पैम में डाल दो। लेकिन क्या हो कि अगर कंपनीज को पता चल जाए कि इसने ये कोड लिखा हुआ है कि स्पैम फ्री का वर्ड या बिग का वर्ड है तो इसको हमें ये स्पैम में डाल देंगे, तो वो बिग की जगह यूज़ डालना शुरू कर दें, फ्री की जगह कोई और उसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर लें, तो इस तरह से हमारा फिर वो लॉजिक फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ किया होगा तो हमने डाटा और उसके आउटपुट की बेस पे हमने उससे स्पैम और नॉट स्पैम बोला है, तो डाटा चेंज हुआ, हमारा एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, हमें कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब डाटा की बेस पे हमारा एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली लर्न कर जाएगा उन न्यू फीचर से। ठीक है, अब डीप लर्निंग का मैंने आपको बता दिया जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स फीचर्स हों आपके पास, लाइक इमेजेस हों। अब इमेजेस में कैट एंड डॉग की ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि अब आप डीप लर्निंग वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो। पहली बात, आपके पास हार्डवेयर भी अच्छा हो, आपके पास आपके पास इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब इसका एक मेजर डिफरेंस ये है कि मशीन लर्निंग आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे मशीन लर्निंग आप जहाँ पे यूज़ करते हो वहाँ पे आपको खुद से फीचर्स बना के देने पड़ते हैं, लेकिन डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, आपको वहाँ पे फीचर्स नहीं देने पड़ते। अब इमेज और अगर आप कैट और डॉग क्लासीफायर बनाते हो कि आप इमेज देते हो बताओ इसमें कैट है या डॉग, अगर आप खुद से फीचर डिफाइन करोगे तो आप उसकी टेल, उसकी नाक बताओगे, उसकी मूछें बताओगे, उसकी हाइट बताओगे, उसका कलर, उसके बालों की लेंथ या फिर उसकी कानों की लेंथ या डिफरेंट चीज़ें बताओगे और फिर बताओगे कि ये कैट है या डॉग है। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप खुद से चीज़ें ढूंढ रहे हो। लेकिन इतना मुश्किल काम है तो आप ऐसा करते हो कि डीप लर्निंग लगाते हो। डीप लर्निंग में आप सिर्फ डाटा देते हो, आप फीचर्स नहीं देते हो, वो ऑटोमेटिकली डाटा को देख के नए फीचर्स क्रिएट कर लेता है। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ डाटा देना है। मशीन लर्निंग में तो आपको फीचर्स बताने होते हैं, फीचर्स बना के देने होते हैं, लाइक उनको नॉर्मलाइज करके फीचर्स को देना होता है कि अगर उसके कान इतने हैं, उसकी मूँछों का साइज़ ये है या फिर ये, इस तरह से उसका डाटा कैलकुलेट करके देना होता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे हमें मशीन लर्निंग यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे डीप लर्निंग यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे हमारे पास डाटा कम है वहाँ पे हम मशीन लर्निंग यूज़ कर लें और जहाँ पे डाटा ज़्यादा है वहाँ पे डीप लर्निंग यूज़ कर लें। अब आप सोचो कि हम हमेशा डीप लर्निंग ही यूज़ करें, तो डीप लर्निंग
बिग डाटा के लिए यूज़ होता है। और अब बिग डाटा किनके पास है? बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, अमेजोन, गूगल या इन जैसी कंपनीज के पास बिग डाटा है, बड़ा डाटा है। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके पास तो इतना बड़ा डाटा नहीं है, उनके पास तो कम डाटा है ना। और उनके लिए तो आपको मशीन लर्निंग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी ओवरऑल छोटी कंपनीज हैं वो सब मशीन लर्निंग वहाँ पे आप लगा के कुछ कर सकते हो, क्योंकि बिग डाटा आपके पास यूजुअली नहीं होता है। तो दैट्स वाई मशीन लर्निंग कहीं पे ज़्यादा अच्छे से काम कर लेती है। अब आप बोलो कि सेम एप्लीकेशन पे आप मशीन लर्निंग भी लगा सकते हो और डीप लर्निंग भी लगा सकते हो। लाइक आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे आपने कैट एंड डॉग में डिफरेंस करना है, तो वहाँ पे आप मशीन लर्निंग भी लगा सकते हो, डीप लर्निंग भी लगा सकते हो। लेकिन देखो, जब आप मशीन लर्निंग लगाओगे, ठीक है, तो आपका जैसे जैसे एक टाइम आएगा कि आपका ये मशीन लर्निंग का मॉडल, आपके पास डाटा है, बहुत डाटा है, लेकिन ये एक टाइम के बाद इसकी परफॉर्मेंस लाइक कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब डाटा बढ़ता जा रहा है लेकिन वो इम्प्रूव ही नहीं कर रहा, मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट ही नहीं हो रहा, मतलब वो एक टाइम पे जाके स्टेबल हो गया है। लेकिन डीप लर्निंग में ये है कि आपके पास डाटा ज़्यादा है, तो जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपके मॉडल की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगी, लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर रही है। सो जहाँ पे आपके पास ज़्यादा डाटा है वहाँ पे आप डीप लर्निंग यूज़ करो, उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है और ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है।